अरे हमें तो नाटक और नौटंकी में जाना है, तो भैया उसके जीवन में और उसके परिवार दोनों जगह पे शुरू हो जाते हैं नाटक और नौटंकी। मैं पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि मंडी हाउस लोग क्यों जाएंगे, वहां सब्जी बिकता होगा, मुझे ये समझ में आता था क्योंकि मैं बच्चा था, ज्यादा चीजों को मैनेज की जा सकती है। सॉरी, मैं जी। इमोशनल हो रहा हूँ तो याद। तो अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसे पैरालिसिस मार दिया। क्यों, मेरी छोटी बहन हाँ है, उसका ये है कि बड़ा वो दिलेर किस्म की लड़की है वो, और बड़ा हाँ। हौसला है उसमें, मुझसे ज्यादा है। मिलने के लिए बुलाया तो कहना दे बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक वो लगता था कि ये भी प्रोजेक्ट गया हाथ से। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। हमारी यूपी और बिहार में जब एक लड़का 12वीं पास करता है तो उससे कहा जाता है कि भैया अब तो सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाओ, कि जब तुम सरकारी नौकरी करोगे तभी तुम्हारा जीवन अच्छे से यापन हो पाएगा। और इस बीच में अगर वो लड़का ये बात बोल दे कहीं कि अरे हमें तो नाटक और नौटंकी में जाना है, तो भैया उसके जीवन में और उसके परिवार दोनों जगह पे शुरू हो जाते हैं नाटक और नौटंकी। और एक बार हम मान भी ले कि उसके परिवार वाले उसका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, तो जो हमारा समाज होता है, हमारी दुनिया में तरह तरह की बातें शुरू हो जाती है, तो लोग कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक बातें शुरू कर देते हैं और किसी ना किसी तरह से उसका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। सीधे यही बोल देंगे, अरे देखो देखो फलाने का बेटा फिल्मों में जाने की बात कर रहा है। लेकिन जो इन सब चीजों को पीछे छोड़कर आगे जाता है, वो आगे चल के बनता है जगमोहन। और फिर उस जगमोहन की कहानी जग जाहिर हो जाती है। मैंने जगमोहन नाम लिया तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पंचायत सीजन 3 की बातें आने लगी। जी हाँ बिल्कुल। और इसी जगमोहन की एक कहानी और है कि लोगों ने कहा है कि लोगों के बेटे श्रवण कुमार होते हैं, लेकिन यहाँ तो बेशरम कुमार है। तो ये सारी चीजें बातें हैं। और आज बहुत ही हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमारे साथ है विशाल यादव जी, जिन्होंने पंचायत सीजन 3 में जगमोहन का किरदार निभाया है। विशाल जी और जगमोहन जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आरा से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक का आपका सफर थैंक यू सो कैसा मच। रहा? प्लीज बताइए, आरा से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने का सफर कैसा रहा, शॉर्ट में ही बता दीजिए। देखिए, लेकिन ये सफर काफी लंबा रहा। मैं बचपन से ही अभिनेता बनना था मुझे। जी मुझे पहले स्मृति याद है कि मैं जब छोटा था, 2 ढाई साल का था, तो किसी के जी कंधे पे बैठ के नाच देखने गया था मैं। जो जी मोहल्ले में नाच आता है, उस समय नाच था, चीजें चल रही थी, तो जी मैंने देखा और उसको अगले दिन रिक्रिएट कर रहा था, अपने अनुसार जी परफॉर्म कर रहा था उसको। तो मेरी जी बड़ी माँ जो है वो देख रही थी। जी तो जी। मुझे लगा कि एक दर्शक मिल गया, तो मैं और जी जान लगा के परफॉर्मेंस कर रहा था। हाँ तो हाँ। मेरी पहली स्मृति वही है कि मैं कब परफॉर्मेस करना शुरू किया। फिर उसके बाद जी जी स्कूल में चला आया, तो स्कूल में वार्षिक उत्सव होता है, एनुअल फंक्शन जो होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। हाँ। तो 5वीं क्लास में मैं पहुंचा जब, तो बड़े लेवल पे हो रहा था एनुअल फंक्शन जी जो है। जी जी तो जी। उसमें 5 नाटक डिजाइन किए गए थे, 15 से 20 मिनट के। हाँ हाँ। तो मैं ऑडिशन किया, तो एक नाटक में सेलेक्ट हुआ, दूसरे में भी हो गया, तीसरे में भी हो गया, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा था मुझे, और कि मुझे सब करना है, अलग अलग रोल करना है। तो मैं 5 नाटक में सेलेक्ट हो गया। जी तो बड़ा मुश्किल हुआ लोगों को कि भाई 5 नाटक में अगर ये मेन पार्ट करेगा तो कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करेगा, जी। इसके मेकअप कैसे चेंज की जाएगी। तो हाँ उन हाँ लोगों ने बहुत सारे बच्चों को तैयार कराया, कि डांस तैयार करवाया, नृत्य वो गायन करवाया, और पोइट जो भी है, बच्चों का अलग अलग आइटम तैयार कराया गया, ताकि हाँ ये कॉस्ट्यूम चेंज कर सके, बीच में उनका परफॉर्मेंस हो और ये जाए कॉस्ट्यूम चेंज कर ले, मेकअप चेंज कर ले, फिर अगला नाटक लेकर आए। तो फिर मैं हाँ। आरा शहर में भी स्कूल के बच्चों में फेमस हो गया कि बड़ा अच्छा एक्टर है, मतलब अच्छा करता है, तो गार्जियन सराहना करते थे और वो करते हम्म। थे। तो उसी समय जो एमेच्योर थिएटर ग्रुप थे आरा के, उन लोगों की नजर मेरे ऊपर पहुंची, क्योंकि वो हम्म। नाटक सिखाने वही आए थे, वही लोग। तो उन लोगों ने अपने साथ जोड़ा और मुझे समझाना सिखाना शुरू किया। फिर मैं 5वीं क्लास में गया, तो मुझे प्रोफेशनली एक्टिंग की ट्रेनिंग जो है प्रॉपर ढंग से देना शुरू किया, जो मेरे पहले गुरु जी हैं, श्री चंद्रभूषण पांडे जी, जो जी आरा के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है और अभिनय की दुनिया में नाम कमाना है, तो तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जी। तमाम चीजें जाननी पड़ेगी। फिर वो 5वीं क्लास में 7वीं क्लास में उन्होंने मुझे वर्कशॉप देना शुरू किया और हिंदी के तमाम बड़े राइटरों से अवगत कराया। और उसी हम्म। समय मुझे याद है कि मेरे कानों में उन्होंने डाला कि एक नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का लिखा हुआ। जी तो जी, 5वां वेद जिसे कहते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, स्टानिस्लावस्की से कराया, जो बाहर के एक्टिंग थ्योरी है, उनका लिखा हुआ। तो जी। और ऐसे बहुत सारी चीजों से कराया, तो मेरा जो है मस्तिष्क खुलने लगा कि ये क्या है, ये तो अलग है, ये सारी चीजें तो ऐसे ही होती है।
तो ये उनका योगदान है, श्री चंद्रभूषण पांडे जी, मेरे गुरु जी जो है आरा जी। में। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्ले के जो संवाद हैं वो लेकर चार्ट बोर्ड पे दीवार में चिपकाना शुरू किया उन्होंने। उसमें हाँ। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अंधा युग, मोहन राकेश का लिखा हुआ ये आषाढ़ का एक दिन। तो ऐसे बहुत सारे प्ले और बड़े राइटरों का प्ले और उसके संवाद लिखकर वो दीवार पे चिपका देते थे। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मुझसे तैयारी करवाई, अश्वत्थामा का जो स्पीच है जो काफी फेमस स्पीच है। और जी मैं जी। 7th में ही था, तो मेरी हिंदी भी ठीक करा रहे थे और वो सिखा रहे थे, तो मैं अश्वत्थामा तैयार कर गया। और पहली बार हाँ। 10 लोगों के बीच में एक बंद कमरे में मैंने परफॉर्म किया वो स्पीच। तो जी लोगों को काफी अच्छा लगा, लोग सराहने लगे कि अरे बड़ा अच्छा करता है और ऐसी चीजें। तो जब भी लोगों को मौका मिलता मुझसे अश्वत्थामा कराते थे कहीं भी। तो मुझे भी जी। अच्छा लगता था कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो मतलब अच्छी फील होती थी। तो जो एलिट क्लास है वो तो समझता ही था, जो निचला हम्म। वर्ग और वो भी लोग हैं उनको भी मजा आता था कि ये कुछ लाउड हाँ। करता है, चीखता चिल्लाता है और चीजें करता है। तो वो भी हम्म। तो कहीं गांव में भी गया हूँ, वहां भी लोगों को पता है, तो भाई वो करना, हाँ। ऐसे वाली चीजें शुरू हो गई थी। तो विशाल यादव मतलब अश्वत्थामा हो गया था, तो मैं पॉपुलर हो हाँ। गया आरा शहर में ही। हाँ। अरे विशाल यादव अश्वत्थामा ऐसे। हम्म। उसी समय मेरे कानों में मनोज वाजपेयी सर का नाम और पंकज कपूर, इरफान खान, के मेनन, हम्म। ऐसे और ये बलराज साहनी, तमाम एक्टरों का नाम जो है डाला जा रहा था। उसमें पहला नाम जो है मनोज वाजपेयी सर का डाला जा रहा था कि अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो बिहार से ही एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो दिल्ली रंगमंच में गए थे, मंडी हाउस, और वहां हाँ। उन्होंने थिएटर किया, फिर वो मुंबई गए और बड़े एक्टर बने। हाँ। तो मैं पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि मंडी हाउस लोग क्यों जाएंगे, वहां सब्जी बिकता होगा, मुझे ये समझ में आता था क्योंकि मैं बच्चा था, ज्यादा कुछ आइडिया नहीं थे, जगह के बारे में पता नहीं हाँ। था। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला और चीजें, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं 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 आता, फेसबुक केवल चल रहा था, ऐसी चीजें हो रही थी, मतलब हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, अभी हम्म। सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग नहीं आए थे। तो उस समय की बात है। तो हुआ क्या कि तो मेरे कानों में डाला जा रहा था, तो मैं तय कर चुका कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो मंडी हाउस जाना पड़ेगा। हाँ। तो मैं इंतजार करते रहा कि कब 12th का एग्जाम दूं, क्योंकि 12th की बेसिक पढ़ाई करके फिर अब ग्रेजुएशन, मैं एमए हूँ पॉलिटिकल साइंस में, फिर मैं एग्जाम देने आता था, लेकिन थिएटर ही फुल टाइम कर रहा था। तो घर वालों ने भी कहा कि 12th तक ठीक से कर लो फिर जाओ। तो मैं इंतजार ही कर रहा था कि कब मैं जाऊं, 12th करके निकलो मंडी हाउस। तो उसी समय जो 7 से लेके 12th का वो समय है, उसी समय हाँ। तमाम बड़े फिल्मों से भी इंट्रोड्यूस करा रहे थे मुझे, जो सीनियर है या चंद्रभूषण पांडे सर। उसी समय मुझे याद है कि बिहार के ही एक लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, प्रकाश झा। उनकी एक फिल्म हाँ। है दामू। जी। तो मैं जब दामुल देखा तो हिल गया कि ये कैसी फिल्म है, ये तो बिल्कुल हमारे आम जीवन से मैच खाती हुई फिल्म है। तो मेरा हाँ। मस्तिष्क खुलने लगा, अलग चीजें कि अरे क्या। उसी समय मैं बलराज साहनी की दो बिगहा जमीन, गर्म हवा, ऐसी फिल्में, और मैं सॉरी अंडर एज ही बैंडिट क्वीन देख गया शेखर कपूर की, हम्म। क्योंकि जो आप सीडी में लेने जा रहे हो उसमें 4 फिल्में रिकमेंड होती थी, वैसे ही मिलता। तो मैं जी। ऐसे सारी फिल्में देख रहा था, निरंतर सीख रहा था, समझ रहा था। हम्म। सॉरी। बचपन से तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का फैन था ही मैं। उनका वो मिमिक करता था, कुछ कुछ आइटम तैयार कर रखा था, डायलॉग बोलता था, फिर नाचता था। तो वैसे जी। खाई के पान बनारस वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसे बहुत हाँ। सारे आइटम जो है वो मैं करता ही था। लेकिन जी। सातवीं बात मुझे लगा कि अभिनय का ये भी एक है और इसे सीखना और जानना हम्म। समझना जरूरी है। तो मैं गंभीर होता चला गया, और अभिनय की तमाम बारीकियां जो है आराम में उपलब्ध थी और सीखा जा सकता था। मैं निरंतर प्रयास कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि सीखी जाए। तो उसी दरमियान मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ की, मेरे पिताजी क्या है कि अगर तुम्हें बड़ा बनना है, तो जितना ऊपर जाना उतना नीचे भी जाना पड़ेगा। तो तुम अपना फोक भी जानो समझो सीखो, हाँ। जो भी है तुम्हारे आसपास। तो मैं भिखारी ठाकुर से लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे, जो भोजपुरी नाटकों के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो उनके हाँ। बहुत सारे नाटक किया, उनका फॉर्म सीखा, उनके गायन सीखा, लौंडा नाच सीखा, सब कुछ सीखा। वहां जा जाकर जो जो लोग बचे थे उनके सानिध्य में जाता था, उनके घर जाता था, बैठा रहता था कि मुझे बताइए क्या होता था, कैसे लोग नाचते थे, कैसे गाते थे, वो पोएट जो था, वो संगीत जो लिखते थे वो क्यों, कैसे, क्या था, तो सारी कुछ मैं हाँ। निरंतर सीख रहा था, जान रहा था। उसी समय हाँ। मुझे याद है कि एक पूर्वी गायन की चलन जिससे है, जो माना जाता है कि भोजपुरी में उनसे ही पूर्वी की शुरुआत हुई, और उन्होंने लिखा हनुमान पाठा। बहुत कम हाँ। लोग जानते हैं, वो आरा शहर से नजदीक ही उनका शहर है, गांव है। गांव का नाम है
बिलवनिया एक जगह है, उसके पास ही गांव है उनका। तो मैं वहां भी पहुंच गया था कि मुझे कुछ सीखने को तो मिल जाएगा, तो है नहीं इस दुनिया में, काफी पहले वो इस दुनिया को छोड़ दिया है हाँ वो। तो मैं उनके घर भी पहुंच गया और वहाँ उनकी संगीत और सारी चीजें जानना समझना था, चाहता था, तो सीख रहा था मैं निरंतर। और हिंदी की जी जी फिल्में और तमाम बड़े एक्टरों की फिल्में निरंतर, इरफान खान के मुझे याद है कि हासिल देखकर मैं हिल गया था कि ये अब ये तो अलग ही है, ये जी एक्टर, अब इनको जानना पड़ेगा। तो ऐसे पंकज कपूर के एक डॉक्टर की मौत, वो सीख रहा था, मैं देख रहा था, इन लोगों से लगातार सीख रहा था। तो ये सिलसिला चलते रहा 12th तक। 12th का एग्जाम जी खत्म किया हूँ, रिजल्ट भी नहीं आया था, मैं सीधे मंडी हाउस पहुंच चुका था। हाँ और हाँ जी, तो मंडी हाउस पहुंचा तो वहां भी मुझे जहाँ रिकमेंड किया गया था, क्योंकि लोगों को पता था कि इसका बेसिक क्लियर है, तो जहाँ मुझे रिकमेंड किया गया था श्री महेंद्र मेवाती, वो भी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से उस समय हिंदी रंगमंच में उनसे बड़ा एक्टर कोई था नहीं। क्योंकि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक क्लास सीनियर हैं, एनएसडी से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, हाँ 95 बैच के। महेंद्र मेवाती हिंदी हाँ रंगमंच के बड़ा नाम। तो मैं उनके चरणों जी में रहा, उनके सानिध्य में रहा, और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना फिर शुरू किया, और वो बाहर के एक्टरों से इंट्रोड्यूस कराया। एल हाँ पेचिनो को देखो, उसकी फिल्में देखो, ऐसे बड़े बड़े एक्टरों को रशियन लिटरेचर से अवगत हाँ कराया। तो मुझे याद है कि मैं क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रहा था, और उसको भी ड्रामेटाइज कर रहा था कि इसको भी परफॉर्म करूंगा, चीजें करूंगा। तो हाँ उनके वजह से तमाम बड़े जो बाहर की एक्टर हैं, फिल्में हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये भी देखो, ये भी सीखो, अगर तुम्हें इंटरनेशनल एक्टर भी बनना है। तो उनकी ट्रेनिंग जो है इंटरनेशनल एक्टर बनने में और बाकी बाहर की चीजें सीखने जानने में मदद की। तो मैं निरंतर अभिनय के बहुत सारे टूल्स, टेक्निक महेंद्र मेवाती सर से सीख रहा था मंडी हाउस में, उनके सानिध्य और हाँ उनके चरणों में बैठ के। तो हाँ उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे भी एक कोई प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अब सक्षम हो गया हूँ कि मुझे भी इंडिपेंडेंट नाटक या कोई वो ऐसे प्रोडक्शन करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा प्ले कर रहा था, उनके साथ जुड़कर और निरंतर सीख रहा था। लेकिन मुझे लगा कि मेन भूमिका जी भी करनी चाहिए और अपना एक बनाना चाहिए। मुझे याद है कि शहादत हसन मंटो साहब का जो स्टोरीज है उसको ड्रामेटाइज मैं करता था, नेकेड हाँ वॉइस हो, रोबोटिक सिंह हो, ऐसे बहुत सारे स्टोरी जो है उसको ड्रामेटाइज करता था मैं। दया प्रकाश सिन्हा की कथा एक कंस की, जो उसको किया साथ में, सीढ़ियाँ करके उनका प्ले है। और तमाम ऐसे बड़े प्ले के छोटे छोटे पार्ट निकाल के मैं परफॉर्म निरंतर कर रहा था वहाँ पे, जैसे तुगलक का तमाम जो बड़े स्पीच है उसको परफॉर्म करता था, क्योंकि होम टाउन से ही आदत थी परफॉर्म करने की, कुछ ना कुछ हाँ करने की। तो मैं आइटम तैयार कर रखा था कि जहां मौका मिले मैं करूंगा, और करता था। तो उसके बाद मैंने एक वो प्ले डिजाइन किया, मतलब इम्प्रोवाइजेशन से प्ले को डेवलप किया और एक स्टोरी बनाया। जो पूर्वांचल साइड में चैत मौसम होता है, हाँ होली के बाद, कटनी का जो अच्छा हाँ समय वो होता है जब चैत फसल का कटती है। लौंडा वाला यहीं से फेमस हुआ है कि हाँ ये चैत का लौंडा काफी ज्यादा फेमस हुआ, उसमें आपका काफी ज्यादा नाम भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी, उसी की बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि अब इसका कारण ये भी है कि मेरे दिमाग में नेटुआ का जो प्रभाव था, क्योंकि बचपन देखा तो नहीं हाँ हूं मैं, लेकिन मेरे कान में डाला गया था ना कि मंडी हाउस में मनोज वाजपेयी नेटुआ किया करते थे, बड़ा प्रचलित एक्टर लगता उससे। हाँ तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि अभी जो भी प्ले हो रहे हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ, जिसका हिस्सा हूँ, वो मोनोटोनस हो रहा है। मुझे लग रहा था कि हाँ ऐसा प्ले जो है सेमी रिपीटेशन हो रहा है, ऑथेलो हो रहा है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, तो एक ही रस क्रिएट हो रहा है और ऑडियंस जो है हाँ वो हो चुका है। मुझे लग रहा था, मुझे लगा कि यही मौका है कि उसी तरीके का कोई नाटक लाया जाए, ताकि फिर से वो रस क्रिएट हो और जनता जो है वैसे भी हाँ स्क्रिप्ट का आनंद ले सके, वहाँ की जो ऑडियंस हम्म, हम्म, है मंडी हाउस में। तो मैंने खोजा और एक स्टोरी बनाई, वही जो चैत का लौंडा है, और इसको ड्रामेटाइज किया, फिर इसको डायरेक्ट किया और बहुत एमेच्योर ग्रुप बनाया, हाँ और नए एक्टरों को लिया, और एनएसडी के जितने भी पास आउट थे सबका सहयोग लिया, जितने भी सीनियर थे कि मुझे सहयोग करिए, मैं एक प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, तो सबका सहयोग रहा। और उस नाटक को बनाया। तो उस नाटक ये है कि चैत का लौंडा, मतलब जो चैत मौसम में लौंडा नाचता है, मतलब बाबू साहब के द्वार पे, उसके द्वार, तो उसकी एक घुर्रल करके किरदार है, उसका घुरला का जो है वो स्टोरी, तो मैं घुरला मेन पार्ट करता था हाँ उसमें। तो वो हाँ 2016 में मैंने किया श्री राम सेंटर मंडी हाउस में, शो लगे, हाँ और इतना हिट प्ले हुआ, इतना हिट प्ले हुआ कि मैं रातों रात चर्चा में आ गया मंडी हाउस में। हाँ मुझे लोग जानते थे, लेकिन जो एक होता है ना कि बूम कर गया, हिट हो गया, लोग जानने लगे इसके बारे में, सीखने, तो उससे हुआ क्या कि बहुत सारे जो सीनियर थे अपने पास बैठाने लगे, मुझे सिखाने लगे और समझाने लगे, सीरियस हो गए, ये लड़का अच्छा कर रहा है, इसमें है, चीजें हैं। और क्योंकि हाँ मैं जब वो प्ले किया था, डायरेक्ट किया था, मैं मात्र 19 साल का था। जी जी, तो वो रातों रात में, और मुझे याद है कि मैं जब ग्रीन रूम में था, जब कॉस्ट्यूम पहन रहा था,
और नाटक जी। शुरू करने से पहले तो ऑडिटोरियम तो भर ही चुका था। तो एक मेरे सहयोगी दौड़ के आए, बोले विशाल भाई कमाल हो गया है। तो मैंने बोला क्या हुआ। तो लाइन जो है, आप मंडी हाउस में जाएंगे तो बीएम स्नैक्स है, श्री राम सेंटर के सटे हुए। बोले कि हाँ लाइन जो लगी है ऑडियंस, तो बीएम स्नैक्स पार कर चुका है। जितने ऑडिटोरियम हाँ में अंदर लोग हैं उतने बाहर हैं। तो मेरा और हाँ हौसला बढ़ गया कि अरे इतने लोग प्यार कर रहे हैं। तो मुझे याद है कि जैसे ही वो कर्टन उठता है और मैं मंच पे था, तो इतने दर्शक थे कि लगता था कि मैं उनके बीच में परफॉर्म कर रहा हूँ, मंच पे नहीं। चारों तरफ ऑडियंस है, मंच के नीचे तक लोग बैठे हुए थे। तो बड़ा सुखद अनुभव था, और उस प्ले के कारण मैं रातों रात चर्चा में आ गया। और मंडी हाउस में मेरी तारीफ होने लगी, लोग मेरे बारे में बात करने लगे। और हुआ कि मेरे गुरुजी जो महेंद्र मेवाती हैं, वो रात में उन्होंने फोन किया, क्योंकि शो का रिस्पॉन्स उनको मिला। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है तू। तो मैंने बोला कि मैं घर पे हूँ, तो जल्दी मिल। मैं बोला सर रात हो गया। तो बोले कि अच्छा कल मिल। इतना उनको खुशी हुई। तो फिक्की हाँ। ऑडिटोरियम है मंडी हाउस में, उसके पास ही एक चाय दुकान है, वहीं सर खड़े थे। मैं अगले दिन गया तो मुझे डर भी लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा कहाँ है तू, कि कुछ गलती तो नहीं अच्छा, वो हुआ वाला वैसे डर थोड़ा। क्रिएट हो जाता है कि अचानक से बुला लिया, कहीं डांटने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। हाँ जी ये जी सारी जी जी चीजें जी, दिमाग में बिल्कुल आने बिल्कुल। लगती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं डरा हुआ था कि क्यों, बोले कि जल्दी मिल, ऐसे उनका शब्द था। हाँ तो वो चश्मा लगा के ऐसे खड़े हुए थे, और थोड़ा वो ऐसे ही था। तो मैं दूर से और डर गया कि ले आज कुछ हो गया मामला, डांट पड़ सकती है या कुछ भी हो सकता। तो मैं डरा हुआ गया, उनका पैर छुआ और उन्होंने गले लगा लिया। और मुझे छोड़ा नहीं, और उन्होंने कहा, उनके शब्द मेरे कानों में आज भी वो वैसे ही हैं, और दिलो दिमाग में रहता है कि मंडी हाउस में किसी भी चीज की दिक्कत हो तो मेवाती तुम्हारे लिए जिंदा है। मतलब उनके शब्द यही थे कि महेंद्र मेवाती तुम्हारे लिए जिंदा। तो इससे बड़ी खुशी और कॉम्प्लीमेंट मंडी हाउस में मेरे लिए नहीं था, कि जो उस समय का सबसे बड़ा एक्टर आपको इतनी सराहना करे, इतना प्यार करे। तो ये मंडी हाउस का सफर रहा और चलते रहा। तो उसके बाद मैं मुंबई आया, क्यों उसके बाद बहुत सारे प्ले किए, बहुत सारे प्ले के हिस्से रहे और चीजें रहा। लेकिन पहचान मुझे मंडी हाउस में चैत के लौंडे से मिला। जी। हाँ। ये जो आपका मंडी हाउस वाली बात है, यहाँ पे एक बात बड़ी फेमस है, कैफे और स्टारबक्स की कॉफियां छोड़ी, यहाँ की 10 रुपए की चाय और समोसा बड़ा फेमस है। तो क्या कहानी है इसके पीछे? क्योंकि ये होता है कि हम्म। आप काम करके थक के बैठते हैं, आपका जो शेड्यूल होता है वही लगभग 11 बजे से रात के 9 बजे का, तो उसके बाद जो 9 बजे वाली चाय होती है वो बड़ी ज्यादा फेमस है। क्या है इसका मामला? देखिए मेरे साथ शुरुआती दिनों में तो बड़ा वो था, क्योंकि जब मैं मंडी हाउस पहुंचा था थिएटर करने के लिए, तो मेरे बड़े भाई साहब का जॉब लगे नहीं था, और मेरे पिताजी रिटायर हाँ। हो चुके थे। तो हम्म। पैसे की थोड़ी किल्लत थी, दोनों बेटे को हाँ पैसा नहीं भेज पा रहे हैं ठीक से। मतलब एक लिमिटेड ही पैसा था जिससे काम चले। कुछ दिनों तक ही था, क्योंकि उसी समय जब मैं मंडी हाउस दिल्ली जाने के लिए तैयार था, तो मेरे पिताजी का उसी समय रिटायरमेंट हो गया था। तो हाँ पैसे रुक गए थे, पेंशन बाद में शुरू होता है, सबको पता है। तो थोड़ा हाँ वैसा हुआ कि अब जो जितना पैसा है उतने में काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मेरी छोटी बहन बोली कि तुम जाओ, हम लोग मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ हाँ सही समय पे पहुंचो वहां पे। तो उस समय हाँ मेरे पास कुछ 6-7 महीने तो ऐसा ही था कि मेट्रो का किराया, फिर ऑटो का किराया। तो मैं सोचता था कि किसी दिन 10 रुपए बढ़ जाए तो मैं ये बीएम स्नैक का समोसा खाऊंगा, क्योंकि समोसा मुझे बहुत पसंद है, आज भी मैं बहुत समोसा खाता हूँ, जी समोसा और चाय। जी। तो वो लगता था कुछ दिन कि यार ये समोसा मिल जाए, कि हाँ मैं किसी दिन 10 रुपए ज्यादा हो जाए कि ऑटो से ना पैदल ही चला जाऊं। तो किसी दिन हुआ भी कि मैं पैदल ही चल गया मेट्रो से उतर के, हाँ क्या समोसा खा लिया हूँ, हाँ क्योंकि 10 रुपए ही किराया लगता था ऑटो का। हाँ हाँ मैं नोएडा सिटी सेंटर से उतर के ममूरा एक चौक है, वहां ही रहता था शुरुआती दिनों में। बाकी हाँ दिनों तो अलग अलग जगह रखा। हाँ तो वहां से पैदल ही चला गया, समोसा खा लूंगा आज मंडी हाउस का, बीएम स्नैक्स का, बड़ा अच्छा। तो इतना प्रेम था हाँ समोसे का। बाद में भाई साहब का जॉब लगा और चीजें हुई, तो मैं मुझे याद है कि मंडी हाउस में खाना जो है बड़ा सस्ता मिलता है। तो बड़ा सही भी है, गवर्नमेंट का रूल है या क्या है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन आप 30 रुपए में कढ़ी चावल उस समय मिल जाता था, 40 रुपए में हाँ रोटी और कढ़ी चावल और दाल चावल है। तो बड़ा आसान था और चीजें था, तो बड़ा मजा आता था पेड़ के नीचे छांव में बैठ के खाने में था। हाँ। जी। अच्छा विशाल जी, आपकी बहन का रोल काफी ज्यादा रहा है आपके जीवन में, शुरुआती दौर से अभी जब पता चला कि आपकी माताजी बीमार थी, फिर आप आ गए थे, और वही 15 दिन का आशीर्वाद पंचायत तक पहुंचाया है, उसमें भी आपकी बहन ने आपको बड़ा साथ दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई जा तू जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तो आपकी बहन का जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में कैसा रिलेशन है, मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए मैं अपने भाई बहनों और माँ बाप से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। बड़ा वो है, मतलब इतना जुड़ा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में उनसे बात करता हूँ, और मुझे बड़ा हम्म। शक्ति मिलता है। क्यों, मेरी छोटी बहन हाँ है, उसका ये है कि बड़ा वो दिलेर किस्म की लड़की है वो, और बड़ा हाँ हौसला है उसमें, मुझसे ज्यादा है। मैं हाँ पुरुष होते हुए भी कम हूँ, और
और बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उसकी। और हम्म, दीदी की भी करता हूँ, जिसको जैसे मेरी माँ को। तो छोटी बहन, मैं जब मुंबई में था, या हाँ उससे पहले उसी ने कहा था मंडी हाउस भी जाने की कि मैं मैनेज कर लूँ, मुझसे 3 साल छोटी है वो, कि मैनेज हो हाँ जाएगा घर। क्योंकि हाँ मेरे हाँ माँ बाप जो है बुजुर्ग हैं, लेट पैदाइश हाँ हाँ है हमारी, तो एक मेल का रहना घर पे बड़ा जरूरी होता है ऐसे हमारे समाज में। नहीं तो हाँ, समाज वाले भी ऐसे है। ताना मारते हैं कि दोनों जवान बेटे बाहर हैं और माँ बाप बीमार हैं। तो वो सब हाँ वही सह हाँ रही थी, उसके कानों में वही लोग कह रहे थे, तो मुझे बताती थी। हाँ फिर बोलते कोई बात नहीं, तुम अच्छा करोगे ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ तो वो ये रहा कि वो छोटी बहन ही मुझे की। तो मैं मुंबई में जब था, तो बहुत सारे हूँ, तो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड हो रहा था। हाँ और ये मैं बड़ा लकी भी हूँ कि आते ही मुझे छोटे रोल में पहले ऑडिशन किया गया, तो मैं अच्छा कर रहा था, तो कास्टिंग डायरेक्टरों को लगा कि ये अच्छा करता है तो इसको बड़े रोल में भी ऑडिशन किया जाए। तो वो हाँ लोग कर रहे थे, तो मैं शॉर्टलिस्टेड हो रहा था। तो शुरुआती दिनों में तो अच्छा लगा कि यार अब इस बड़े एक्टर के साथ काम करूंगा, इनके साथ शॉर्टलिस्टेड हो गया, ये इतने बड़े एक्टर हैं। तो शुरुआती दिनों हम्म, में तो अच्छा लग रहा था। फिर धीरे 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 बेस्ट ऑफ लक भाई, नेक्स्ट टाइम काम करेंगे, बड़ा अच्छा एक्टर है, तो ऐसे ही चीजें हो हाँ रही थी। फिर कुछ समय बाद आया कि डर लगता था कि अब मिलने के लिए बुलाया तो कहना दे बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक वो लगता था कि ये भी प्रोजेक्ट गया हाथ से। हाँ, तो मतलब उस बेस्ट बीच से ऑफ लक छोटे एक छोटे रोल पॉजिटिव मिले, तो वे मैंने में किया होता है, ड्रीम गर्ल लेकिन टू। यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक जो था, मतलब लोग बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक बोल दिया अच्छा है, लेकिन यहाँ का बेस्ट ऑफ लक हाँ, कि सुनने काम के गया। बाद थोड़ा सा निराशा मिलती थी। अब तो काम गया हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा हो गया कि बेस्ट ऑफ लक किसी ने मैसेज किया तो लगा काम गया। हाँ मतलब ये काम गया मेरे हाथ से, वैसा हो गया था। तो हाँ हुआ क्या है कि हो ही रहा था, तो उस दिन में छोटे रोल भी किए हमने, इसलिए किए क्योंकि जो प्रोजेक्ट में मैं ऑडिशन कर रहा था, तो क्योंकि सिलेक्शन बहुत सारी चीजों के कारण होता है, मुझे बाद में समझ में आया कि फिल्म जो एक उद्योग है उसका कमर्शियल पॉइंट भी होता है। तो अगर आप बड़े रोल में सेलेक्ट हो रहे हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, कमर्शियल चीजें और बड़े। मुझे बाद में समझ में आया, लेकिन मैं निरंतर प्रयास कर ही रहा था। ये तो छोटा रोल किया ड्रीम गर्ल टू फिल्म जो है, राज शांडिल्य सर की। तो उनको लगा कि हाँ ये छोटा पार्ट भी कराया जाए, अच्छा करता है तो इससे करवाए। तो मैं मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता था कि मैं सेट पे पहुंचूं, अच्छा करूं, डायरेक्टरों की नजर में आ जाऊं, प्रोड्यूसर के या हाँ कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आ जाऊं कि अच्छा करता है तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करें। तो वो सीन हाँ काफी अच्छा रेस्टोरेंट का सीन है, और विजय रथ सर हम्म, का भी सहयोग रहा उस सीन में। उसके बाद मुझे एड फिल्म भी मिला, एक फ्लिपकार्ट का एड मिला जिसमें मुझे मेन ही पार्ट दिया गया, एक फिल्म का, हाँ जिसमें सौरभ शुक्ला और स्पर्श श्रीवास्तव जो लापता लेडीज के हीरो हैं। तो उसमें मुझे मेन ही दिया गया कि अच्छा करता है, तो ऐड वालों को अच्छा लगा तो उन्होंने दिया। लेकिन जो मैं करना चाहता था और चीजें जिसके लिए ऑडिशन करता उसमें हो नहीं रहा था, निरंतर प्रयास कर रहा था कि ये रोल करूं जो करना चाहता हूं, तो हाँ शॉर्टलिस्टेड होता। तो लगभग 1 साल पहले की बात है कि ये जब इसका शूट के पहले, होली के जस्ट कुछ दिन बाद ऑडिशन किए थे, तो अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसे पैरालिसिस मार दिया, और बड़े रूप से मारा कि वो पूरी तरीके से बेड पे आ गई। तो मुझे अचानक घर जाना पड़ा, और मैं घर गया और माँ की हालत देखकर मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसको शौच के लिए ले जाना ले आना, सब कुछ हाँ देखना, बोल नहीं पा रही है, मुझे सुन नहीं पा रही है, केवल देख रही है। तो बड़ा दुख था। मतलब ऐसा लगा कि मुंबई में काम नहीं है, लोग देना नहीं चाह रहे हैं, और ये सामने अब जवान बेटा को चाहता है कि कैसे भी अपनी माँ को ठीक करे। हम्म, तो वो स्थिति हो गई, और मेरी माँ जो है बेड पे थी। तो वो चलते रहा। तो मेरी छोटी बहन उसी समय कहा कि देखो तुम यहाँ रहोगे, ये परिस्थितियां हैं, वो चीजें ऐसे लड़ा जा सकता है, हम्म, चीजों को मैनेज की जा सकती है। सॉरी मैं हम्म, इमोशनल हो रहा हूँ, तो याद हो गई। नहीं, तो तो छोटी बहन ने कहा कि तुम, ये परिस्थितियां हैं, चीजें चलेंगी, वैसे ही होगा, लेकिन तुम अपना स्ट्रगल मत छोड़ो, तुम अपना मेहनत जो कर रहे हो वो करो, क्योंकि लोग अब तुम्हें जानने लगे हैं। शॉर्टलिस्टेड करते हैं बड़े प्रोजेक्ट में तो लोग जानने लगे हैं, तुम्हारी कद्र करते हैं, तो किसी एक दिन तो आएगा कि डायरेक्टर बोलेगा कि ये रोल तो विशाल करेगा। स्ट्रगल मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो, तुम मुंबई जाओ, और मैं जो भी परिस्थितियां मैं संभालूंगी, लेकिन तुम मुंबई जाओ। तो उसने मुझे पुश किया, और मैं अपने कलेजे पे पत्थर रखकर मुंबई पहुंचा होली के जस्ट बाद। और मुझे याद है कि 15 दिन बाद ही मेरे पास वो स्क्रिप्ट जो है पंचायत की आई। उन लोगों ने मुझे ढूंढा, क्योंकि पहले भी ऑडिशन कर रहे थे वो लोग, तो उन लोगों को लगा कि ये रोल इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो उन लोगों ने हाँ एक कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग बे, जो बहुत बड़ी कास्टिंग हम्म, कंपनी है मुंबई में,
तमाम बड़ी फिल्मों की कास्टिंग करती है और सीरीज की करती है, और टीवीएफ के भी बड़े प्रोजेक्ट वही कास्ट करती है। तो उन लोगों ने मुझे जी अप्रोच किया और मुझे ऑडिशन किया, 3 राउंड ऑडिशन चला, और तीनों राउंड में पार करते गया, क्योंकि मुझे ये बात का बिल्कुल आभास था, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ते मैं समझ गया था कि ये पंचायत सीरीज है। तो मुझे ये बात की बिल्कुल आभास था कि मैं इसमें 2 सीन भी करूंगा ना तो जन जन तक पहुंचूंगा, क्योंकि इसकी लोकप्रियता बहुत है। मुझे ये बिल्कुल पता जी था, तो मैं मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता था। और मुझे ये भी पता था कि तमाम ट्रेंड एक्टर जो आए हैं मुंबई में, या मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर आए हैं, वो सब ऑडिशन करेंगे और सबको ये रोल करना होगा। क्योंकि जब मैं ऑडिशन कर जी रहा था, 5 ही एपिसोड उस समय लिखा गया था, यह प्रोसेस चल रहा था। तो 5वें एपिसोड के हिसाब से जो बड़ा रोल था वो जगमोहन का ही था, जो इंट्रोड्यूस हो रहा था। बाकी तो बड़े एक्टर और तमाम एक्टर थे ही, लेकिन जो नया एक्टर आ रहा था वो जगमोहन ही था। तो मुझे पता था कि हाँ सभी बड़े लोग जो है, जो भी लोग हैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब ऑडिशन करेंगे और अपना कोशिश करेंगे रोल पाने के लिए। तो मैं समझ हाँ चुका था कि 100% से काम नहीं चलने वाला है। अब मुझे 150 से 200% देना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा। और मैं वही हाँ किया। मेरे पास स्क्रिप्ट आया और ब्रीफ आना बाकी था, रात में फोन आया, मैं समझ चुका था, और मैं जी जान लगाकर पहला राउंड किया। तो फिर वो थर्ड राउंड हुआ, और तीसरे राउंड बाद मुझे लोगों ने कहा कि आपको काम मिल गया है और अच्छा है। मतलब जी दीपक सर जो हैं, वो जी डायरेक्टर निकले। जो मेरी बहन की बात सत्य हो गई। मेरी माँ जी सरस्वती मेरे बहन की जबान पे विराजमान होंगी, उस समय की ये जी बात सत्य हो गया। जी, जी क्योंकि करुणा और प्यार जो अगर दिल से करता है वो भाई बहनों में, तो बड़ा दम होता है उसमें। तो मैं ये जी भी मानता हूँ। तो वो वैसा ही हुआ कि माँ सरस्वती विराजमान होंगी उस समय मेरी छोटी बहन के जबान पे, और बात सच हो गई। और कुमार मिश्रा सर वो पहले निकले, जिन्होंने ट्रस्ट जी किया, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज में आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये रोल विशाल करेगा। तो ये दीपक जी कुमार मिश्रा सर हैं जिन्होंने मुझे ये काम किया। और कास्टिंग पे अभिषेक बनर्जी सर हैं और अनमोल आहूजा सर हैं, जो कास्टिंग कंपनी के मालिक हैं। और ये प्रोजेक्ट के जो एसोसिएट हैं, सहज भाई थे, और असिस्टेंट सचिन तिवारी भाई और श्रेयांश भाई, इन लोगों का बड़ा योगदान है। क्योंकि सपोर्ट जी किया उन लोगों ने, को एक्टर की भूमिका निभाया, और काफी जी सपोर्ट किया ऑडिशन कराने में, टीवीएफ तक पहुंचाने में। तो इनका तहे दिल से शुक्रिया है। बहुत प्यार है इन जी लोगों जी को। जी। विशाल जी, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है, वही असंधा वाला, और वो धनुष को तोड़ देंगे। एक उसकी झलक अगर आप दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। जी, अब हम लोग उस पे हैं, जूम पे हैं हाँ, और चीजें हैं, तो होता है, मूड लेकिन होता है, लेकिन थोड़ा एक बार अपनी आवाज में बोल देते तो बहुत अच्छा होता। अरे तो वो अश्वत्थ मुझे वो थोड़ा लाउड है और चीजें हैं, तो मैं जहाँ हूँ अभी वो थोड़ा लग रहा है मुझे संभव नहीं होगा। किसी दिन जरा आप सा अगर आप कर देते, थोड़ा सा दो तो लाइन ही बोल वैसे दीजिए। वैसे कोशिश करता हूँ, 2 लाइन सुनाता हूँ आपको, जी लेकिन जो भी फ्रेम में आ रहा होगा आप उसी से देख। हाँ हाँ हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं है। वो लाउड है सारी चीजें। और कहते हैं, ये मेरा धनुष है, धनुष शाश्वत, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई। आज आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, इस शस्त्र बल तीन आंखों में आंसू लिए, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को कुचले हुए सांप सा। लेकिन भूल नहीं पाता हूं मैं अपने पिता की अपराध, जो भी है। जो 2 लाइन है आप मैं आपको सुना अरे दिया। बहुत अच्छा हुआ। थैंक अच्छा यू। विशाल जी, एक बात हुई कि सीरीज में चीजें दिखाई गई थी कि आपको अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन ग्राम आवाज के लिए आपको ऐसी चीजें करनी पड़ी, एक मतलब बहुत ज्यादा कठोर होना पड़ा था। तो क्या कुछ दिक्कतें आई थी क्या? काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी होगी इस चीज को लेके आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने दादी के साथ अपना प्रेम दिखा रखा था। और जो आजकल की जनरेशन है वो मतलब यहाँ तक अपने माँ बाप को पास रखना नहीं चाह रही, तो ग्रैंड पेरेंट्स की तो बात ही अलग है। और आपने एक अपनी दादी के लिए इतना कुछ किया। देखिए, ये पूरा भारत का संस्कार है, हमारा जो है चला आता है। और मैं कोशिश करता हूँ जीवन में भी। और रील में कितना बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा गया था, इसका जी धन्यवाद चंदन कुमार सर को बिल्कुल देना चाहिए। और वो बड़े कमाल का राइटर है, क्योंकि इतनी उम्दा स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसलिए चीजें हो पाती हैं। और सभी गुणी लोग हैं, तो चंदन कुमार सर का बड़ा योगदान है, कितना बढ़िया उन्होंने लिखा। ताकि मुझे जी उत्सुकता बढ़ रही थी कब करूँ इसको, परफॉर्म करूँ। मुझे तो प्रसव पीड़ा हो गया था कि कब इसको जाके परफॉर्म करूँ, इतना लिखा हुआ मुझे, इतना एज एक्टर मोटिवेट कर रहा था उसको परफॉर्म करने के लिए। तो जी कमाल की राइटिंग है। और जी, ये क्या कि पूरा भारत जो है अपने बुजुर्गों से काफी प्रेम करता है, मेरा जी मानना है।
कि जी पूरा भारत या कहीं आप चले जाएं, अब हो सकता है नौकरी पेशा में आप बाहर हो, चीजें हो, जैसे मैं बाहर हूँ, लेकिन मुझे मजा हाँ घर में ही आता है, बुजुर्गों के साथ ही आता है। होली में या दिवाली में आप चाहते हो कि अपनी फैमिली के साथ रहे, चीजें हो, जी जी और उस समय जो खुशियां मिलती हैं आप उसका बयान नहीं कर पाएंगे। तो आप जी मुंबई हो या इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या कहीं भी हो, आपके जी बुजुर्गों के साथ जो संबंध है और उनका जो प्यार है वो अटूट है। जी और मतलब उसकी वो नहीं कर सकते हम लोग, बातों में बयान नहीं जी कर पाएंगे, क्योंकि वही हमारा एक छत होता है जो संभाल के रखता जी है आपको और गाइडेंस करता जी है इस दुनिया में। तो हमारा भारत का कल्चर ही है, उसी का हिस्सा है वो, मतलब रियल लाइफ से ही लिया गया है। वैसे ही लोग हैं, जी वैसे ही होती है, वैसे हमारे समाज का हिस्सा है वो। तो जगमोहन तो जी हमारे समाज के निचला हिस्से में रहने वाला एक रियल व्यक्ति है, उसी का छवि है। जी तो रियल में वो अम्मा से प्यार करेगा, क्योंकि वो जी हमारा कल्चर है, हम अपने बुजुर्गों से प्यार करते हैं। हो सकता है कि भाग दौड़ के जीवन में इधर उधर चीजें हो रही हों, लेकिन जी लोगों को तो वही भाता है अंदर से, आप अगर वो करेंगे, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। जी और जो भी भटकाव और बिजीनेस हो रहा है, तो इससे मैसेज भी है कि भाई अपने बुजुर्गों को जरूर प्यार दें, उन पर जरूर ध्यान दें। ये भी जी मैसेज है। और जगमोहन तो ऐसा है, उस किरदार को आप देखेंगे कि उसके उससे बड़ा उसकी अम्मा ही है घर में, और सब लोग छोटे हैं, उसकी बीबी है, एक बच्चा है। तो उसके लिए तो जी छत है वो, सबसे जी बड़ा छत विशाल जी, वही है घर। आपका आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक्चुअली हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन एक कहावत है कि सितारों तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सितारों की तरफ हम देखना भी बंद कर दे, ये तो गलत बात होती है। आपने बिल्कुल ठीक वैसा किया, आपने सितारों को ना सिर्फ देखा है बल्कि वहां तक आप पहुंच भी गए हैं। और हमारी कामना है, मेरी और मेरी पूरी टीम की कामना है कि आप ऐसे ही जग को मोहित करते रहे और ऐसे ही अपना नाम जग में करते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।